नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 10 कंटिन्यू करती हूँ। 38 वर्षीय स्वाब को उसका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और 1930 तक नियंत्रण में बना रहा। बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी, जिसे आपने अभी अभी समाप्त किया है, इस पुस्तक में इसलिए शामिल की गई थी क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक यह बयान कि मात्र एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है पर सवाल करेंगे। निसंदेह कुछ लोग कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में है। वह विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना था। योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिले प्रदान किया गया जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, उसी आदमी के दिमाग में बना था। उसकी आस्था, उसकी इच्छा है, उसकी कल्पना, उसका हट वास्तविक तत्व थे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिगृहित कर ली गई इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानी पूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम द्वारा अधिगृहित संपत्तियों के आकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेन देन से वृद्धि हुई, जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। दूसरे शब्दों में चार्ल्स एम श्वाब के विचार और आस्था के साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरे के मन तक इसे पहुंचाया। लगभग 60,000 करोड़ के लाभ के लिए विपणन किया गया था कि अकेले विचार के लिए एक तुच्छ राशि नहीं है। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन देन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसा मामला है जिसके साथ हम अब संबद्ध नहीं। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की शुद्धता के निर्विवाद सबूत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह दर्शन पूरे व्यवहार का ताना और बाना था। इसके अलावा दर्शन की सभ्यता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया है और हजारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उपयोग का विकास करके और नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया। इस प्रकार साबित करता है 60,000 करोड़ लाभ में है जो श्वाब की अवधारणा ने अर्जित किया था। संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है, मात्र केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है। आस्था सीमाओं को हटा देती है। यह याद रखिए, जब आप जिस किसी के चीज़ के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। यह भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया वह एक समय पर व्यवहारिक रूप से अज्ञात था। अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल एंड्रयू कार्नेगी का सेवक था। इसके बाद वह जल्द ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। मन की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतान हैं। आत्म सुझाव प्रभावित करने के माध्यम अवचेतन मन, धनवान होने की तरफ तीसरा कदम। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझावों और सभी स्वप्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है। एक अन्य तरीके से कहा गया है, स्वतः सुझाव आत्म सुझाव है।
यह संचार की एक एजेंसी है, मन के उस हिस्से के बीच जहाँ चेतना में सोच उत्पन्न होती है और जो कि अवचेतन मन के लिए कार्यवाही के आधार के रूप में कार्य करता है। प्रबुद्धिशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन मन में रहने की अनुमति देता है। ये विचार नकारात्मक है या सकारात्मक, यह सराहनीय बात है। आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुँचता है और इन विचारों के साथ इसे प्रभावित करता है। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहें तो सभी संवेदन छापें जो 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती हैं, चिंतनशील चेतन मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती हैं और इच्छानुसार या तो अवचेतन मन को स्थानांतरित किया या अस्वीकार कर दिया जा सकता है। चेतन संकाय इसलिए अवचेतन में पहुँच के लिए एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुँचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि एक बयान के रूप में, टिप्पणी के रूप में इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी हमेशा इस नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता, जो बताता है कि क्या कारण है इतने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं। याद कीजिए, एक उपजाऊ बगीचे जैसी तुलना में अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें यदि अधिक वांछनीय फसलों के बीज वहाँ नहीं बोए जाते हैं तो खरपतवार बहुतायत में विकसित हो जाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पोषित कर सकता है या उपेक्षा से एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्याय में वर्णित 6 चरणों के अंत में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ने और अपने आप को ऐसा देखने और महसूस करने के आपको निर्देश दिए गए थे मानो धन आपके पास पहले से ही है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के लक्ष्य को सीधे अपने अवचेतन मन को पूर्ण विश्वास की भावना से संप्रेषित कर देते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से उन सोच की आदत बनाते हैं जो इच्छा को इसके मौलिक समतुल्य में परिणत करने के आपके प्रयासों के अनुकूल होता है। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय 2 में वर्णित इन 6 चरणों पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए। तब जब आप इस पर आते हैं, संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़ें। निर्देशों के इन 2 सेटों की आत्म सुझाव पर कहे गए के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। याद रखें, इसलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मात्र शब्दों का पढ़ना है, किसी काम का नहीं, जबकि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते हैं। यदि आप प्रसिद्ध एमिल क्यू सूत्र दिन ब दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रही हूँ अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना 1 लाख बार दोहराएं
तो आपको कोई वांछित परिणाम का अनुभव नहीं होगा। आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया है। व्यवहारिक रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में इस तरह के महत्व की एक सच्चाई है। इसकी समझ की कमी ही वह मुख्य कारण है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। सादे भावहीन शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। आप तब तक कोई सराहनीय परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि आप विचारों या बोले गए शब्दों के साथ, जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया है, अपने अवचेतन मन तक पहुंचना नहीं सीख लेते। पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हों और यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते हैं तो हतोत्साहित न हो। याद रखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती। अपने अवचेतन मन तक पहुँचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। यदि आपकी ऐसा करने की इच्छा है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत या वर्णन किए गए सिद्धांतों का उपयोग करने का अनंत हट है। आप इससे कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते। आप और अकेले आपको यह तय करना होगा कि वह पुरस्कार जिसे पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, धन की चेतना, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक है या नहीं। अकेले बुद्धि और चतुराई कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों में छोड़कर, जहां औसत का कानून इन स्रोतों के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है, धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। यानी वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत के कानून पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा विधि कोई पसंद नहीं निभाती। यह किसी एक व्यक्ति के लिए उतने ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितने यह लिखी अन्य के लिए करेगी। जहाँ विफलता का अनुभव होता है वहाँ यह विधि नहीं, वह व्यक्ति है जो नाकाम रहा है। यदि आपने कोशिश की है और असफल हुए हैं तो एक और प्रयास कीजिए और अभी भी एक और, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई किसी इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक कि इच्छा एक प्रज्वलित जुनून नहीं बन जाती है। जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित 6 चरणों के संबंध में निर्देशों को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं, आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा। हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव प्रदान करते हैं। जब आप 6 चरणों में से पहले को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं तो आपको अपने मन में इच्छित धन की ठीक ठीक मात्रा नियत करने का निर्देश देती है। एकाग्रता या ध्यान के स्थिरीकरण द्वारा अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने विचारों को धन की उस राशि पर स्थिर कीजिए जब तक कि उन धन की भौतिक उपस्थिति आप वास्तव में देखने नहीं लगते हैं। इसे प्रत्येक दिन कम से कम एक बार कीजिए। जैसे ही आप इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं, आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और धन को वास्तव में अपने आप के अधिकार में देखिए। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना में दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर कार्य करता है।
हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। पूर्ववर्ती ध्यान के बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वैध चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए, कि यह धन आपके दावे का इंतजार कर रहा है, कि जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। पिछले अनुच्छेद में सुझाए गए विचारों को अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखिए आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए व्यवहारिक योजनाएं बनाने के लिए क्या कर सकती है या क्या करेगी। एक निश्चित योजना का इंतजार मत कीजिए जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले में आप सेवाओं या माल का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं, बल्कि एक बार में ही अपने आप को धन पर काबिज देखना शुरू कर दीजिए, जो कि इस बीच आपका अवचेतन मन उम्मीद और मांग करने की योजना या आपकी ज़रूरत की योजना सौंप देगा। इन योजनाओं के लिए सतर्क रहें और जब वे दिखाई देते हैं उन्हें तुरंत कार्यवाही में डाल दीजिए। जब योजनाएं दिखाई देती हैं वे शायद छठवीं इंद्रिय के माध्यम से एक प्रेरणा के रूप में आपके मन में पहुंच जाएंगी। इस प्रेरणा को अनंत बुद्धि से एक सीधा टेलीग्राम या संदेश माना जा सकता है। इससे सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए और जैसे ही आप इसे प्राप्त करते हैं इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, या करने में विफलता आपकी सफलता के लिए घातक होगा। 6 चरणों में से चौथे चरण में अपनी इच्छा के क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इस योजना को कार्यवाही में डाल देने के लिए एक बार में ही शुरू कर दें। आपको इस निर्देश का पालन पिछले अनुच्छेद में वर्णित तरीके से करना चाहिए। इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। आपका कारण दोषपूर्ण है। इसके अलावा आपका तर्क संकाय आलसी हो सकता है, और यदि आप अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं तो यह आपको निराश कर सकता है। जब आप जमा करने का इरादा किया गया धन देख रहे होते हैं बंद आँखों के साथ, तब अपने आप को वह सेवा प्राप्त करते हुए या माल पहुंचाते हुए देखिए। आप इस पैसे के बदले में जो देना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण है। निर्देशों का सारांश। यह तथ्य कि आप किताब को पढ़ रहे हैं एक संकेत है कि आप ईमानदारी से ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। यह एक संदेश भी है कि आप इस विषय में एक छात्र हैं। यदि आप केवल एक छात्र हैं तो यह एक मौका है कि आप उतना ही ज़्यादा सीख सकते हैं जितना आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप केवल विनम्रता का रवैया अपनाकर ही सीख सकेंगे। यदि आप कुछ निर्देशों का उपेक्षा से पालन या दूसरे का पालन करने से इनकार करना चुनते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी निर्देशों का विश्वास की भावना से पालन करना चाहिए। 6 चरणों के संबंध में दूसरे अध्याय में दिए गए निर्देशों का अब निम्नलिखित अनुसार संक्षेप और इस अध्याय द्वारा आवृत सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा। धन्यवाद।